सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। जहांगीर खान तरीन इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले उनके एक बड़े करीबी दोस्त हुआ करते थे। इख्तिदार में आने से पहले इमरान खान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे थे। जलसे जुलूसों में साबिक हुक्मरानों की करप्शन और मुल्की मसाइल का जिम्मेदार ठहराकर आवाम की हिमायत हासिल कर रहे थे। तो जहांगीर खान तरीन अपनी स्ट्रेटजी के जरिए सियासी घोड़ों पर हाथ डालते गए और सियासी मुखालफों को तोड़ते गए, पार्टी में शामिल करते गए। तहरीक इंसाफ की सियासी फतह का रास्ता इन दोनों की मुश्तरका टीम से ही मुमकिन हुआ था। एक वक्त था जब जहांगीर तरीन का पार्टी और बनी गाला पर मुकम्मल होल्ड हुआ करता था। तहरीक इंसाफ में किसने ऊपर जाना है, कौन फारिग होगा, ये सारे अहम फैसले जहांगीर तरीन की मुशावरत से हुआ करते थे। मगर फिर गुज़िश्ता साल चीनी स्कैंडल आया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां बढ़ने लगीं और जहांगीर तरीन इलाज करवाने का कहकर मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। फिर कुछ वक्त गुजरा, हालात थोड़े साजगार महसूस हुए। ऐसा लगा कि चीनी कमीशन की रिपोर्ट में जो नाम सामने आए थे शायद उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जहांगीर तरीन वापस आए। सेनेट इलेक्शन में वजीर आजम को एतमाद का वोट दिलाने के लिए भी जोड़ तोड़ की और यूं लगा कि वजीर आजम और जहांगीर तरीन के बीच होने वाली दूरियां अब तकरीबन खत्म हो गई हैं और सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन फिर अचानक 3 FIR जहांगीर तरीन और उनके फैमिली के खिलाफ हो गई और सारा मामला एक बार फिर खराब हो गया। जहांगीर तरीन अपने खिलाफ केस चलने पर वजीर आजम और हुकूमत से इस वक्त खासे नाराज हैं। अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर अब से इंसाफ भी मांग रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरे ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की। सारी पाकिस्तान की शुबों में जो 80 है ज़्यादा है, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया। अफसोस का मकाम ये है कि आज हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। और जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म को बाबर भी करा रहे हैं कि उन्हें इस तरह से अलग करने से तहरीक इंसाफ को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ये गुफ्तगू भी सुन लीजिए। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब करना ज़रूरी है। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। इसके साथ ही वो अपने पुराने दोस्त यानी खान साहब को खबरदार भी कर रहे हैं कि वो तो दोस्त थे, उन्हें दुश्मन ना बनाया जाए। सुनिए। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। क्या हो रहा है? जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। और जहांगीर तरीन के हम ख्याल साथी भी हुकूमत का हिस्सा होते हुए हुकूमत की ही कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन अकेले नहीं हैं और लगता है कि आगे चलकर जहांगीर तरीन हुकूमत के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकते हैं। जरा ये भी सुनिए राजा रियाज साहब क्या कह रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब के केस में खुसूसी तौर पे उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें द्वार के साथ लगाया जा रहा है और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं किसी आला अफसर से उससे उनकी इंक्वायरी करा लें, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। ये कहा जा रहा है कि 53 लोग उनके साथ हैं। क्या वाकई इतनी ज़्यादा सपोर्ट उनके साथ है? जी, आज शाम को उनके घर पे खाना है और इंशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे शामिल। तो तहरीक इंसाफ के तो काफ़ी लोग जहांगीर तरीन की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो अपोजिशन एक तवील अरसे से हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसने जहांगीर तरीन को NRO दे रखा है, वो भी जहांगीर तरीन से हमदर्दी दिखा रही है। ज़रा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनिए। जहांगीर तरीन साहब जो आज कह रहे हैं कि मेरे ज़ाती कारोबार को उठा के मेरे ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं और मेरे साथ जुल्म हो रहा है, हम इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि किसी के साथ भी जो है वो जुल्म नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करते रहे हैं, हमेशा कानून की बालादस्ती का यकीन दिलाते रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए जंग चल रही है। हम बड़े बड़े माफियाज को पहली दफ़ा कानून के ताबे करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े बड़े सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। खान साहब की आज की गुफ्तगू भी सुनिए। आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, उनको वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को।
और इस वक्त ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि वज़ीर आज़म का पैगाम अपने पुराने दोस्त और चीनी के कारोबार के सबसे बड़े नाम जहांगीर तरीन के लिए ही है। वज़ीर आज़म इस वक्त को पाकिस्तान के लिए फैसला कुन मरहला करार दे रहे हैं और पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह जैसे ही इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हम कायम करेंगे ये माशरा आज़ाद हो जाएगा। वज़ीर आज़म का आखिरी क्लिप सुनिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे एक माशरा आज़ाद हो जाएगा। तो अब ये बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और इन सवालात का जवाब जानने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ क्या अंदरूनी कोई साजिश कर रहा है, कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वो इतने नाराज़ क्यों हैं खुद अपनी जमात से? अली मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर साहब, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। और आपके नाम से मुझे हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला जनाब अरबाब जहांगीर साहब मरहूम याद आए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बड़े ऑनरेबल पॉलिटिशियन हुआ करते थे और बड़ी उन्होंने खिदमत की सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। अरबाब साहब देखें, आपने पूछा कोई अनाद है उनसे, कोई टारगेट नहीं, कोई अनाद नहीं है, कोई उनको कोई सिंगल आउट नहीं कर रहा, कोई टारगेटिंग नहीं हो रही। अच्छा, तो अली मोहम्मद साहब फिर ये फिर अगर कोई टारगेट नहीं कर रहा, कोई सिंगल आउट नहीं कर रहा, तो फिर वो ये बातें क्यों दोहरा रहे हैं, उनके साथी ये बातें क्यों दोहरा रहे हैं? राजा रियाज साहब ये क्यों कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए, दोस्ती को दुश्मनी में ना बदला जाए? फिर उनके बयानात किस तनाजुर में लिए जाएं? कुछ दोस्त उनके साथ गए हैं इज़हार यकजहती के लिए, और जिनका ज़ाती ताल्लुक़ होता है आम औकात में, हमारा माशरा ऐसा है, हमारा एक दही कल्चर भी है, एक हमारी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है, उस वजह से कुछ दोस्त उनके साथ गए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ गए। तो एक अदालत में पेशी पे एक रुझान आजकल चल पड़ा है कि यार तो साथ चलते हैं, चले गए हैं। लेकिन जो टारगेटिंग की बात है, और भी लोगों पे केसेस हैं। मेरे ख्याल में खुसरो बख्तियार साहब जो हुकूमत के एक और वज़ीर हैं, उनके भी भाई ऐसे सवाल जवाब हुए हैं, साथ साथ हमजा शहबाज साहब से हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब से, और बहुत से लोगों से होने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिनका नाम शुगर कमीशन में है, अगर तो इनसे सवाल ना होता तो अपोजिशन तो हम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख देती कि आप अपने करीबी लोगों पे क्वेश्चन नहीं कर रहे। इसका पंच लाइन ये है कि अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया तो कमीशन में तो नाम आ जाते हैं, वो क्लियर भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे जाके अपनी पोजीशन क्लियर कर देंगे। और जो है जहांगीर साहब, मैं नहीं समझता कि किसी को कोई ज़रूरत है अच्छे जाए कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को तुमको टारगेट करें। वो तो पार्टी का एक हिस्सा रहे, पार्टी के सीनियर लोगों में से हैं। लेकिन ये है कि अगर सवाल आए हैं, शुगर कमीशन उनका नाम है, तो सवाल पूछना जो है वो FIA का काम है। हर किसी से पूछा जा रहा है, मोहतरम जहांगीर खान तरीन साहब से भी पूछा जा रहा है, बाकियों से भी पूछा जा रहा है। जिसने, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं किया, देयर इज़ नथिंग टू वरी। लेकिन अली मोहम्मद साहब, ज़ाहिर पेशी पर किसी के भी साथ जाना कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जब भी अपोजिशन की कोई जमात पेशी पर किसी मजमे की सूरत में, काफ़िले की सूरत में पेश होती है, तो तहरीक इंसाफ उस पर एतराज़ ज़रूर उठाती है कि जी आपने अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, आप जाएँ जवाब देकर आ जाएँ। जहांगीर तरीन वहाँ जब जा रहे हैं, सैकड़ों लोगों को अगर साथ लेकर जा रहे हैं, तो वो अपनी ताकत शो कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ को एक पैगाम दे रहे हैं कि ये मेरे हम ख्याल लोग हैं और मेरे एक इशारे पर ये पार्टी छोड़ सकते हैं। फिर वहाँ जाकर वो लोग जो बात कर रहे हैं, वो इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम अपनी पार्टी पर लगा रहे हैं और पार्टी उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही। क्या वो बयानात पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हैं? आमतौर पे जब आप पेशी करते हैं तो आप अहल वयाल या नज़दीकी दोस्त या आपके वकला का पैनल साथ जाता है। मुझे याद है जब जनाब वज़ीर आज़म साहब पे 2013-14 में एक तौहीन अदालत का केस था, जो अल्लाह के करम से फिर उसमें वो क्लियर हुए। इसी तरह उनसे जब सवाल हुए बनी गाला के हवाले से और पूरा उनने मनी ट्रेल दिया, तो उसमें मेरे जैसे लोग जिनका एक लीगल बैकग्राउंड है और उनके अपनी वकला की टीम, कुछ हमारी सीनियर क़यादत जिसमें जहांगीर साहब भी होते थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर भाई, उस ज़माने में आरिफ अलवी साहब ज़ाहिर सदर मुमलिकत नहीं थे, अपोजिशन के मेन लीडर थे, आरिफ साहब जो है वो जाते थे, शिरीन मज़ारी बीबी। तो आपकी लीडरशिप के दर्जन एक लोग जाते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जिस चीज़ किया था अपोजिशन के, वो ये था कि जब नैब पे मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब उनको बुलाया गया, वहाँ चढ़ाई का माहौल हो गया, सैकड़ों लोग जो है वो आए, पथराव और जो माहौल था, एक हमले का माहौल था, वो नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी टीम जाती है, दर्जन एक लोग आपके वकला, दोस्त, नज़दीकी लीडरशिप
तो अगर जहांगीर साहब के साथ भी चलेंगे तो उसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि वो खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए हैं। उनके जहांगीर साहब से ज़ाती मरासिम में ताल्लुक है। अच्छा, तो अली मौहब 6 मार्च को जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया तो उसमें जहांगीर तरीन साहब का ताउन मदद शामिल था? क्या उनसे दरख्वास्त की गई थी कि जो आपके हमख्याल लोग हैं, ज़ाहिर वो हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही, लेकिन क्या उनसे किसी भी तरह की कोई मदद पार्टी ने या वज़ीर आज़म ने खुद तलब की थी? कि मेरे नॉलेज में ऐसी कोई मदद की इतला मुझे नहीं है, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर हूँ, मुझे तो ज़्यादा इतला रहती है पार्लियामेंट की हद तक, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन मेरा गुमान है कि वो पार्टी के सीनियर आदमी हैं, उन्होंने अपनी बसात में जो होगा किया होगा, जिस तरह कुरैशी साहब ने किया, मैंने किया, सब लोगों ने अपना रोल अदा किया, असद उमर साहब ने किया, मुराद सईद साहब ने, सब ने रोल प्ले किया। क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर थे उनका तो मुझे इल्म है, लेकिन जो पार्लियामेंट के बाहर हैं, लेकिन जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मेंबर बाहर हैं, उन्होंने सब ने अपना रोल प्ले किया है। जहांगीर साहब ने भी लाजमन किया होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। तो अली मौहब, अगर जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट हासिल ना होती तो क्या वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले सकते थे? जैसे राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाता है एतमाद का वोट लेना, क्या हकीकत में भी ऐसा ही होता? मैं इसको इस तनाज़ुर में नहीं लेता। इस तरह तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। लीडर तो इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं, मुल्क में ही लीडर सिर्फ एक इमरान खान है, जिससे अवाम को एक उम्मीद है, बाकी तो सारे चले हुए कारतूस हैं। और बाकी जहाँ तक जहांगीर साहब का ताल्लुक है, पार्टी के सीनियर मेंबर है, उसको इस तरह से लेना कि वो सपोर्ट ना करते, क्यों ना करते? उन्होंने अगर किया है तो अच्छा किया है। और वो मैं नहीं समझता कि इसको इस तनाज़ुर में लेना चाहिए कि एक को दूसरे के खिलाफ हम खड़ा करें, वो चीज़ें करें। लीडर एक है मुल्क में, वो इमरान खान साहब है, बाकी हम सब उनके साथ हैं, मुल्क के लिए उनके साथ हैं। जहांगीर साहब ने अपना रोल प्ले किया, कुरैशी साहब ने भी किया, हज़ारों लाखों कारकुनों ने किया, हज़ारों लाखों माएँ निकली, वो उन्होंने वोट डाला, उम्मीद पे डाला कि पाकिस्तान बेहतर होगा, और उसके लिए जनाब इमरान खान साहब दिन रात कोशिश करें। कामयाबी कितनी है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश में उनकी तरफ से एफर्ट में कोई कमी नहीं है, अल्लाह की तरफ। तो अली मौहब, ज़ाहिर करप्शन का मुल्क से खात्मा और कानून की बालादस्ती, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी मंशूर का बड़ा बुनियादी हिस्सा है। अब जब इस पर अमल होने जा रहा है, एहतसाब अगर जहांगीर तरीन साहब का भी हो रहा है, कोई इदारा उनको बुला रहा है, तो फिर वो इसको पार्टी से अपनी दुश्मनी के तौर पर क्यों ताबीर कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ धकेला जा रहा है? यानी अगर कोई हुकूमती किसी पार्टी जो हुकूमती जमात है उसके किसी शख्स को बुला के सवाल पूछा जाए, फ़र्ज़ के तौर पर अगर आपको बुला के सवाल पूछा जाए, तो आप ये समझेंगे कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान आपके दुश्मन हो गए? नहीं, सवाल अगर पूछा जाता है तो जवाब देना चाहिए। उनको शायद खदशा ये था कि सिर्फ उनसे हो रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका खदशा भी दूर हो गया होगा। खुसरो बख्तियार साहब के जो बरादर हैं, उनके जो भाई हैं, मेरे इत्तलात शायद ये हैं, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनसे भी पूछा गया है और उनको भी शायद बुलाया गया है। हमजा साहब, शहबाज शरीफ साहब, और हमारी तो देखें जमात के सब्तान साहब ने जेल में, अपनी हुकूमत में जेल में गए, सूबाई वज़ीर हैं। अब्दुल अलीम खान जो हमारे मेन प्लेयर हैं पंजाब में, वो भी गए हैं। सबसे सवाल हुए और मेरा नहीं ख्याल there is no witch hunting as far as my knowledge is concerned। कोई witch hunting, targeting नहीं है। अगर किसी का भी नाम चीनी कमीशन में होगा, उससे ना पूछना सवाल है, उससे पूछना तो इस बात की तरफ पेशकदमी है कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी से ज्यादती ना हो। वो तो अदालतें आज़ाद हैं, वो तो FIA वगैरह क्या कर सकती है? एक रिपोर्ट बना के, एक इंक्वायरी करके अदालत में केस पुट करेगी। अदालतें तो आज़ाद हैं, वहाँ पे तो ना हुकूमत का बस करता ना कुछ, तो कोई मैं नहीं समझता टारगेटिंग वगैरह है। हाँ, रुझान पाकिस्तान में नहीं है ताकतवर लोगों से, हुकूमती लोगों से सवाल पूछने का। हमारी हुकूमत में तो आज से नहीं, 2013-14 में हमारे ज़ियाउल अफरीदी साहब के मिनिस्टर थे, सिटिंग मिनिस्टर जेल में गए थे, खान साहब ने नहीं बचाया था, अदालत ने कहा, अदालत में केस लड़ाए। लेकिन राजा, अब ये फिर जब सवाल उनसे पूछा जा रहा है, आपकी जमात के इतने सीनियर रहनुमा भी वो रहे हैं, तो ये जमात के 52 लोग जो उनके हमख्याल लोग हैं, जो राजा रियाज साहब और उनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, ये तमाम लोग क्यों फिर बुरा मना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? क्यों इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर ये क्या इनके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन लेगी आगे जाकर? है, हमारे मुल्क में एक सियासी कल्चर है कि आप दोस्तों के साथ जो हैं खड़े रहते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। हुकूमत को कोई इशू नहीं है, उनके केसेस हैं, अदालत में वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई जुर्म है, खुदा न खास्ता, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ खुदा न खास्ता, वो भी सामने आ जाएगा। और जो मुझे जो मेरा गुमान है कि कुछ ऐसा नहीं होगा, तो वो भी सामने आ जाएगा। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है कि कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा कोई मसला बन रहा है हुकूमत के लिए। हाँ,
एक सवाल पूछा जा रहा है, सबसे पूछा जा रहा है, मोहतरम तरीन साहब को भी पूछा जा रहा है, सबसे पूछा जा रहा है। लेकिन अली मोहम्मद साहब, आज 36 अकाउंट उनके, जिसमें गालिबन 1.5 दर्जन कोई पाकिस्तानी करेंसी के, डॉलर्स के, पाउंड्स के, वो मुंजमद हो गए हैं। इस पर वो बहुत नाराज़ भी हैं और आप ये गुमान कर रहे हैं कि वो क्लियर हो जाएंगे और उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ ना किया होता या कोई शवाहिद ना होते तो फिर ये अकाउंट्स क्यों मुंजमद किए जाते? मेरे ख्याल में तो ये एक रूटीन की कार्रवाई होती है कि जहाँ पे सवाल होते हैं वहाँ पे ये अकाउंट्स वगैरह फ्रीज होते हैं और फ्रीज हुए अकाउंट ओपन भी हुए हैं, बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि इस वक्त केस तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है। FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन का इदारा है, वो अदालत नहीं है, वो फैसला नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, केस पुट इन कोर्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब इतने बड़े ओहदे पे पहुँच के वो अफोर्ड कर सकते हैं किसी के खिलाफ ज़ाती कार्रवाई करना। वो उनकी तबीयत ही ऐसी नहीं है, वो इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। वो सिर्फ ये एक प्लेन ऑर्डर है कि भाई जो चीनी कमीशन में है सबसे सवाल करो, जिसका जितना कसूर है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए, जिसका कोई कसूर नहीं है उसको डरना भी नहीं चाहिए। सही है। अली साहब, अब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इस वक्त बड़ी तकरीबन टूटी गई है, ANP पीपल्स पार्टी से अलग हो गए, पार्लिमानी सियासत में, कानून साजी में, क्या ANP और पीपल्स पार्टी को अब हुकूमत इंगेज करने का कोई प्लान बना रही है, या फिर अब ये दो अलग अलग अपोजिशन होंगी? और पहले हुकूमत को एक चैलेंज था, एक PDM थी, अब ये दो PDM हुकूमत के सामने खड़ी होंगी। देखें, हुकूमत अपनी कोशिश करेगी एंगेज करने की। मैं बेसिस पार्लिमानी वजीर अपनी रोल अदा करूँगा, पहले भी करता रहा हूँ, इनसे मैं एंगेज करता रहा हूँ। मुख्तलिफ लॉ मेकिंग में सपोर्ट कम मिली है, ज़ाहिर है उनके अपने वो हैं, पॉलिटिक्स है। हम तो रिफॉर्म गवर्नमेंट हैं, हम तो सिस्टम ठीक करने आए हैं। देखिए, हम में से तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कोई शौक इधर आए हैं, हम तो कुछ और कर रहे थे इधर आगे। इसलिए आए कि हालात मामला ठीक नहीं है। जिन लोगों को 3-3, 4-4 बारियां मिली, या तो उनके हाथ छोड़ देते कि पाकिस्तान को डबो के चले जाएं, या फिर खुद अपने हाथ में अपने मुल्क का इख्तिदार संभालें, अपने हाथ में अपनी तकदीर संभालें। और अल्लाह कहते हैं ना कि लैसा लिसान इल्ला मा सआ, देयर इज नथिंग बट दैट फॉर व्हिच यू स्ट्राइव फॉर। तो हमने अपनी तकदीर अपने हाथ में ली है। इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के लिए आएँ, बच्चों के कवानीन, इस्लामी कवानीन, लॉ मेकिंग करें, हम फॉरेन अफेयर्स पे बात करें, वाटर इशू आ रहा है, क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक है, एनर्जी है, इन चीज़ों पे आए, हमारे साथ लेजिस्लेशन करें, वो चीज़ें करें। बाकी आपका जो सवाल है कि एक नहीं दो अपोजिशन है, वो अलबत्ता आपकी बात दुरुस्त है कि किसी हद तक आपको अब अलग-अलग एंगेज करना पड़ेगा। देखें, दोनों जो जमातें हैं, तीनों की मैं बात कर लेता हूँ, तीनों सियासी जमातें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का करप्शन के इल्ज़ामात उन पर बड़े रहे, बेशुमार उन पे करप्शन के केसेस, लेकिन उनका एक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल भी है। ANP हमारी पख्तूनख्वा की जमात है, छोटी जमात है, सूबे की जमात है, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक रवायात रखती है। बादशाह खान बाबा अजीम रहनुमा थे पख्तूनों के, उनसे ये सिलसिला चला है। तो ये डेमोक्रेटिक जमातें हैं, ये जमहूरियत वाली जमातें हैं। करप्शन के पे बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ANP और पीपल्स पार्टी से कि कम अज़ कम अगर मुल्की मफाद में कोई कानून साजी हम लेके आएंगे तो उस पर अपनी राय ये ज़रूर देंगे। फुल सपोर्ट बेशक ना करें। ये लोग अगर कोई मुल्क के मफाद में कानून साजी या रिफॉर्म लाते हैं, मैं अश्योर करता हूँ अच्छी बात होगी, हम उसको कमेटियों में लेके जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग का प्रॉब्लम ये है, उनको लगता है ये जैसे इक़्तिदार इनका कोई हक था, कोई हक़ हुक्मरानी, कोई तख्त लाहौर, कोई डॉक्टर ने उनको नुस्खे में लिखा था, तो भाई आप ख्वाब से बाहर आ जाएं, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब वो पंजाब वो नहीं रहा, पंजाब ने मैंडेट चेंज किया है। इमरान खान साहब थर्ड फोर्स के तौर पे निकले हैं, मुल्क बेहतर करना चाहते हैं, आए अपना रोल प्ले करें। हमारी गलत पॉलिसीज अगर कोई हैं उस पर क्वेश्चन उठाएं और अगले इलेक्शन 2023 में अवाम के पास जाएं और बताएं कि भाई इस चीज़ पे तरीके के साथ कामयाब नहीं हुई, आप नून लीग को वोट करें। ये एक जमहूरी तरीका है। जो गैर जमहूरी तरीका है वो वही है जिसका भी उन्होंने अंजाम देख लिया है। जो वेंटिलेटर पे था उसका जनाजा हमने देख लिया। जो PDM नामी एक मखलूक थी वो पता नहीं किधर थी। मैं तो आज से महीना पहले कह चुका था कि एक थी PDM। अली मोहम्मद साहब, ज़ाहिर है अब अगर कोई कानून साजी करनी है सेनेट में, अभी आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हैं, लेकिन सादा अक्सरियत अभी भी आपको हासिल नहीं है। मुस्तकबिल में आपको अपोजिशन की, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर खान साहब हमेशा से कहते रहे कि आसिफ अली जरदारी से, मियां नवाज शरीफ से कोई बात नहीं हो सकती। वो लोग भी ये कहते हैं जब भी आपसे कोई बात की जाए तो आप कहते हैं हम NRO नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ये खासतौर पर ये बात करते हैं। तो जब तक ये NRO नहीं दूंगा, ये वाला मसला हल नहीं होगा, तो किस तरह से बात डायलॉग आगे बढ़ सकता है इन पार्टी से? अरबाब साहब, सियासतदान कौन होता है? सियासतदान हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि खुदा न खास्ता सारे सियासतदान करप्ट हैं। ऑनेस्ट तरीन लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर का खाते हैं, घर का लगाते हैं। और सियासतदान वो आदमी होता है जो जंगल में से रास्ता निकालता है। हमारे मुल्क की तारीख है, अल्लाह जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सियासतदान थे, मुल्क सियासतदान ने बनाया। नवाब ज़ाहिर नसरुल्लाह साहब से आप इख्तिलाफ करें,
लेकिन वो एक ऑनेस्ट आदमी थे। इसी तरह आपके साबिक वज़ीर आज़म रहे जिनका अपना घर नहीं था, पीपल्स पार्टी के मिराज खालिद साहब, गुलाम हरमाई साहब नून लीग के हुआ करते थे, बड़े ऑनेस्ट आदमी थे। तो हमें तो कोई एग्जाम्पल कम तो नहीं है यार। बाब जहांगीर साहब जो आपके हम नाम थे, क्या कितना बड़ा नाम था उनका। तो हम सियासतदान हैं, वी विल ट्राई to take Pakistan out of the troubled waters through dialogue। सियासतदान के पास क्या है? न तोप है न तलवार है, हमारे पास तो कलम है या ज़बान है और डायलॉग है, नेगोशिएशन है। हम इनसे पाकिस्तान के लिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के मफाद के लिए हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। एनआरओ वाली चीज़ एक साइड पर रखें, हर चीज़ तो एनआरओ नहीं है ना, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी इसी हफ्ते जो सेनेट का इजलास खत्म हुआ है, हमने इंगेज किया, अल्लाह के करम से अपोजिशन ने पास करने में सपोर्ट की। एक सिंगल विंडो बिल था हमाद अजहर साहब की मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। वो सिंगल विंडो बिल इसलिए था कि आपके लोगों को जो है बिजनेसमैन को सारा कुछ एक ही विंडो पे मिले। वो हमने पास कराया सेनेट से, जहां आप कह रहे हैं कि हमारी सादा अक्सरियत नहीं है, वो पास कराया। अपोजिशन के कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया क्योंकि वो पाकिस्तान के मफाद का बिल था। तो ये सोचना कि हर चीज हुकूमत लेके आएगी, अपोजिशन उसको लाजमन अपोज करेगी, मैं नहीं समझता। अगर पाकिस्तान के मफाद का कोई बिल हो और हम उन लोगों को इज्जत से एंगेज करें, प्यार से बात करें, तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ वो करेंगे। बाकी वो अपनी मुखालफत भी करेंगे जो उनका काम है। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नवाज को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड पॉलिटिकल करना होगा। नहीं गिरी ना आपसे हुकूमत, नहीं ना खत्म हुआ इमरान खान साहब का जो है इक़्तिदार, अल्लाह उनके साथ था, नहीं निकली ना अवाम आपके साथ। तो प्लीज रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, कम टू पार्लियामेंट एंड डू योर पॉलिटिकल ड्यूटी। सही। तो अली मोहम्मद साहब, आप कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक करना है, निज़ाम को दुरुस्त करना है, इसके लिए बहुत सारे बिल्स आप लोग लाए भी, कानून साजी करने की नीयत भी है। एक बिल 2018 में विसल ब्लोअर के नाम से पास हुआ था। वो उसका मकसद ये था कि एक आम आदमी भी किसी की करप्शन की निशानदेही कर सकता है, उसका नाम भी सीगे राज में रखा जाएगा और उसके लिए कुछ एक कमेटी वगैरह भी बनी थी। वो बिल्कुल गैर फाल हो गई, किसी इदारे ने उस पर कोई काम नहीं किया। लोग किसी को निशानदेही करनी है, वो कहाँ जाकर करे, किस तरह से वो अपना उस रिकवर किए माल में से हिस्सा ले और उसका नाम भी सीगे राज में रहे। उससे मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है अली मोहम्मद साहब कि वो उसको बिल्कुल ही गैर फाल क्यों कर दिया गया? कमेटी तो फाल है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेजिस्लेशन है, उसमें ये था कि FATF का बिल जो था, उसमें जब नैब के लॉज अपोजिशन के लेके आ गए, जो कि नैब उस वक्त डिस्कशन ही नहीं था, दैट वाज ओनली फॉर FATF कि हम FATF का मसला हल करें। उधर से एक डेडलॉक बन गया था, आपको याद होगा। तो ये जो आप जिस विसल ब्लोअर की बात करें वो चेक कर लेते हैं, सिर्फ विसल ब्लोअर नहीं, 1000 और लॉज जो हैं वो पास होने वो आ रहे हैं, कुछ हम ला रहे हैं, कुछ अपोजिशन भी लेके आएगी। मैं इस बात का सख्ती से हामी हूँ, मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि ये जो लेजिस्लेटिव कमेटी पार्लियामेंट्री हमने बनाई है, दोनों ऐवानों से उसमें लोग हैं, उसमें हम वो लॉज लेके आए जो कंसेंसस लॉज बने। देखें, पाकिस्तानी अवाम चाहती है उनके मसले हल हों, वो नहीं चाहती कि गैर जरूरी ये लड़ाई मड़ाई। वो देखें, हाँ अपोजिशन को अगर हम कहें कि बस आप सत्तू पी के सो जाएं, वो नहीं होगा। अपोजिशन ने अपोजिशन करनी है, सख्त तकारीर होंगी, हमारी तरफ से भी होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो होना है वो ये है कि जहां पाकिस्तान के मफाद की बात हो, वहां कम अज कम हम आपस की मुखालफत को एक साइड पर रख के वो लेजिस्लेशन करें ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो, हमारे पाक फौज के पीछे जो एक सपोर्ट है वो मजबूत हो, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को एक अच्छा माहौल मिले, हमारी जो एजुकेशन डिस्टर्ब हुई है कोरोना की वजह से, खासकर यूथ। देखें, आपकी एक जनरेशन जो है, एक साल को ये ना देखें कि एक बच्चे का, अरबाब भाई, एक बच्चे का एक साल ज़ाया हुआ है, ज़ाया हुआ ना कि स्कूल नहीं गया। क्या वो सब जगह तो सबके पास ये फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट की? तो एक नहीं है, ये करोड़ों बच्चे का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। तो इन चीज़ों पर कौन सोचेगा? मुझे सोचना है ना हुकूमती मेंबर के तौर पे। तो अपोजिशन का काम क्या सिर्फ ये अली मोहम्मद इमरान खान को गिराए, या उनको भी किसी ने, उनको भी तो वोट दिया है। वोट किस लिए दिया है? वोट इसलिए दिया कि जाके हमारे इश्यूज उठाओ, महंगाई पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, इकॉनमी पे। सो आई एम होपफुल इंशाल्लाह कि जैसे ही कोरोना थोड़ा कम होता है ईद के बाद, आई सी गुड पॉलिटिकल मूवमेंट इन ऑल दीज थिंग्स जो लेजिस्लेशन में है और अच्छी पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिसी मेकिंग भी सिर्फ 2-3 साल की नहीं, 15-15, 20-20 साल की हमें चार्टर बनाने चाहिए ताकि जो भी हुकूमत आए कम से कम रियासत की पॉलिसी आगे बढ़े ताकि अवाम पीछे ना जाए, मुल्क मजबूत हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद, आपने सुनी। अब इस पर दीगर जमातों का मौक़िफ़ भी जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अभी एक PDM हो या 2 PDM हो, कोई PDM भी मौसर साबित नहीं होगी। और हुकूमत ने तो पहले कह दिया था कि ना लॉन्ग मार्च होना है और ना ही ये इत्तेहाद कायम रह सकेगा।
चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, कल ज़ाहिर है पीडीएम के टूटने का बाकायदा ऐलान एएनपी ने तो कर दिया, नैयर बुखारी साहब ने भी कहा कि ये नून लीग ने ये बुनियाद डाली है पीडीएम को तोड़ने की, तो पीपल्स पार्टी भी बस ऐलान करना बाकी है, पीडीएम को छोड़ने का फैसला कर चुकी है। चौधरी साहब, देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से इत्तेहाद को बनाया था। 1 साल के करीब बिलावल भुट्टो साहब मुख्तलिफ कायदीन से मिलते रहे हैं। जब लोगों के ट्विटर खामोश थे, जुबानें बंद थी, टेलीफोन ऑफ थे, तो उस वक्त हम कोशिश कर रहे थे, एक अटैम्प्ट कर रहे थे कि हम सबको इकट्ठा करें। और फिर APC भी वही पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी जिसके अंदर से ये पीडीएम जन्म लिया। तो जिसका शाहकार होता है जब वो टूटता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको जानबूझकर तोड़ा है, ऐसी हरकतें करके सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए। उनके नज़दीक इन दोनों पार्टियों का प्रॉब्लम ये है कि इनके नज़दीक ना कोई नज़रिया है, ना कोई उसूल है, ना कोई ज़ाब्ता है, सिर्फ बयानिया है जो आप मीडिया में बनाना है, बस उसके लिए ये जो मर्जी कर देते। आज ये कहते फिर हमने शो का नोटिस नहीं दिया। ये कितनी तजलील वाली बात है कि इन्होंने शो का नोटिस दे दिया अपने से सीनियर लोगों को, पार्टी में सीनियर लोगों जो दूसरी पार्टियां हैं उनको। मतलब एक आप देखें इसका शायद खाकान अब्बासी का इसने पहले तबाह की, फिर इसने उसको तैयारा दे मारा था इधर मारगला की पहाड़ियों में, इनका एयर ब्लू का टकरा गया था। अब इसने ड्राइविंग सीट पे बैठा तो पीडीएम को पहाड़ियों में दे मारा। तो अब ऐसे तो नहीं इत्तेहाद चला करते। फिर भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जल्दबाजी में नहीं है, जो भी फैसला होगा सोच समझ कर करें। लेकिन चौधरी साहब, शाहिद खाकान साहब ज़ाहिर है अपनी कैपेसिटी में तो नहीं है सारे डिसीजन दे सकते। पीडीएम की सरबराही मौलाना साहब कर रहे थे, शाहिद खाकान साहब की जमात की इस वक्त लीडर मरियम नवाज साहब हैं, तो ये इल्ज़ाम शाहिद खाकान साहब को देना दुरुस्त होगा या फिर मौलाना साहब और मरियम साहबा भी इसमें हैं जिम्मेदार, उनकी मर्जी से? नहीं, देखिए ना, मरियम साहबा एक दिन बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ ट्वीट करती हैं, अगले दिन कहती हैं वो मेरा भाई है छोटा, फिर उससे अगले दिन फिर एक बयान दाग देती है। तो कोई उनकी कोई कैसे सीरियस लेगा उनकी स्टेटमेंट्स को? और अगर वो पॉलिसी ही इन्होंने अडॉप्ट करनी है तो फिर इन्होंने तो सत्यानाश कर ही दिया है सारी सूरत हाल का। हम इनको कहते क्या थे? हम इनको कहते थे कि आप सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, पंजाब के अंदर मुकमुका किया, हमने तो नहीं कोई इल्जाम लगाया, पीटीआई के साथ तय किया। आखिर किसी ने तो बैठकर तय किया होगा। जो कहते हैं हम एक दूसरे के साथ बैठने के रवादार नहीं है, आखिर किसी ने ये मुआहदा करवाया होगा, पैसा करवाया होगा। 23 वोट आए थे पीटीआई के, नून लीग के, वो परवेज लाई साहब के एक कैंडिडेट को, उनके पास तो 10 थे, हमारे पास 7 थे। मुआहदा हमारे साथ था, हमारे साथ मुआहदा तोड़ा। केपीके के अंदर अब्बास खान अफरीदी को विड्रॉ नहीं कराया, कोई इनको पूछने वाला नहीं। अभी मौलाना की पार्टी ने उधर सिंध के अंदर पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया है, कोई नोटिस उनको तो नहीं कोई किसी ने दिया। तो सब ये और ना नून लीग को दिया, आपने पीटीआई के साथ मुकम्मल कर लिया। ये क्या जानबूझकर किसी मकसद के तहत ये सब किया गया है, ये पीडीएम तोड़ी गई है, या फिर ये गलत सियासी हिकमत अमली की वजह से हो गया, पता नहीं था, समझ नहीं थी, इस वजह से ये सब? दोनों चीजें मुझे लग रही हैं, दोनों चीजें मुझे लग रही हैं। एक तो हर बात पे वो कहते हैं कि जो हम है, हमसे बड़ा रस्तू कोई नहीं, समझदार कोई नहीं, और हर फैसला गलत होता है तारीखी तौर पर। दूसरा, इसमें मुझे अब डाउट होना शुरू हो गया है, जब बिल्कुल खामोशी हो गई है और लोग बोल नहीं रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी सुनाए जमानत हो रही है, तो फिर अब मुझे कुछ डाउट्स भी लग रहे हैं कि क्या इसके पीछे क्या था, क्यों तोड़ा। अच्छा, तो ये मरियम साहिबा की जो खामोशी है, ज़ाहिर है वो उनकी पार्टी रहनुमा तो बताते हैं कि वो बीमार हैं, तो इसके पीछे भी कहीं कोई आपको कहीं कोई डील या कोई मकसद ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन चौधरी साहब, मौलाना साहब भी तो खामोश हैं, फिर क्या वो भी उस डील का हिस्सा हो सकते हैं? नहीं, देखिए पहले भी तो खामोशी हुई थी ना, उसमें क्या था, मियाँ साहब बाहर चले गए थे, तो अभी जो खामोशी है वो कोई मानी रखती है। तो चौधरी साहब, 11 हम कोई किसी का बताया है, ये जो आपकी सीसी अब होने जा रही है, बताया तो नहीं है, एयर ब्लू के मुलाजमीन तो नहीं है कि आप शो का नोटिस देते थे। सही, लेकिन अब ये जो सीसी होने जा रही है, इसमें आप लोग क्या तय करने जा रहे हैं कि अब एएनपी और आप किसी अलग पीडीएम का ऐलान करेंगे, पीडीएम की दीगर जमातों से, छोटी जमातें, क्या उनसे रब्ता करेंगे, उनको अपने साथ मिलाएंगे? अभी तो नहीं, अभी तो पहले ये फैसला करना है कि क्या पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या हमने जो खत आया है उसको किस तरह से लेना है, हमारा नुक्ता नज़र क्या है, रेजिग्नेशन लॉन्ग मार्च पे क्या है। क्योंकि हम तो तैयार थे
इनकी तो तैयारी ही नहीं थी लॉन्ग मार्च की, और सिर्फ हम पे डालने के लिए, मुजरम हमको बनाने के लिए इन्होंने ये सारा तमाशा कर दिया, नत्थी कर दिए। इस्तीफों की बात करनी थी तो उस दिन करते जिस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था, उस दिन कहते, उस दिन डिबेट में लाते ना कि इस्तीफे देंगे तो लॉन्ग मार्च होगा। उस दिन हम अगर इत्तेफाक करते तो इस्तीफे दे देते, ना इत्तेफाक करते तो लॉन्ग मार्च की डेट ना ऐलान। लेकिन चौधरी साहब, कल एहसान इकबाल साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, गुफ्तगू कर रहे थे और इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर आप पर वो लगा रहे थे कि ज़ाहिर है अब आप लोग ANP, जमात इस्लामी और बाप के साथ मिलकर एक नया अलायंस आप लोग बनाने जा रहे हैं। तो क्या किसी नई PDM का ऐलान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो सकता है, क्योंकि वो PDM भी आपकी बनाई हुई? ये दो बंदे हैं जिन्होंने, 2-3 लोग हैं जिन्होंने तबाही की है, मरियम नवाज, एहसान इकबाल और शाहिद खान। ये कोई बाजी नहीं है इस हरकत से। वो इत्तेहाद में बैठे होते हैं तो वहाँ पे भी दूसरे लोगों को बुरा भला कहते रहते हैं, बाहर बैठते हैं जब भी कहते हैं, तो वो उनका पता नहीं क्या एजेंडा है क्या नहीं है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन चौधरी साहब, अभी 1 महीने पहले 3 मार्च को तो उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिलवाए थे अपने तमाम सेनेटर से, फिर ये अचानक किया गया 1 महीने में क्यों इन तीनों लोगों से आप लोग इतनी नाराजगी हुई? जी, हमने भी उनकी खातून को, जी हमने भी उन तीनों उनकी खातून को वोट दिलवाए थे। ये एक तरफा मोहब्बत नहीं थी। सही की जो खातून कैंडिडेट थी उसको वोट दिलवाए। हमने विड्रॉ किया पंजाब से अपना कैंडिडेट, जिससे वो बिला मुकाबला हुए और मुका किया उन्होंने के साथ। वादा हमारे साथ था। ठीक है, 23 वोट जायद जो है वो PDM के जरिए आपको देंगे। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, जरा नून लीग का भी इस पर मौक़िफ़ साथ ही साथ जान लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, ये PDM तोड़ने की बुनियाद शाहिद खाकान साहब ने क्यों डाला कि शो कॉज किया है, बाद में कहा वजाहत मांगी है? देखिए, पीपल्स पार्टी और ANP को कितना इसका बुरा लगा है, कितना सदमा पहुंचा है। ANP ने तो छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी ने भी अगर आने वाले दिनों में छोड़ दिया तो फिर हाशमी साहब क्या होगा PDM का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई PDM तोड़ने की बुनियाद नहीं डाली गई है। देखिए, ये सियासी इत्तेहाद है, इसमें लोगों के अपने रिजर्वेशंस होते हैं, लोगों के अपने इख्तिलाफात होते हैं। आप पीपल्स पार्टी की तरफ से तो फिलहाल आप ब्रीफ ना होल्ड करें। अगर ANP छोड़ के गई है, उनका मुफाद जिस चीज़ में था वो वहाँ खुश है, हम उनकी खुशी में खुश हैं। वो अगर समझते हैं कि पावर कॉरिडोर में उनके मुफादात हैं, अवाम की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, हम समझते हैं कि हम महंगाई के खिलाफ, अवामी हक के खिलाफ और जमहूरी इक़्तिदार के लिए हम खड़े हैं, तो हम अपनी जगह पे हैं, वो अपनी जगह पे। ये अवाम को फैसला करने दीजिए कौन ठीक है कौन गलत है। शाहिद खाकान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, क्या हमने चुप का रोज़ा तो नहीं रखा हुआ है। जो बात है उसकी वजाहत करना बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी उनकी जिम्मेदारियों में से है, और ये कोई पीपल्स पार्टी अभी PDM से नहीं गई है। जब जाएगी तो फिर इस पर बात करेंगे। तो निहाल हाशमी साहब, फिर ये शो कॉज करने की बुनियादी वजह आखिर थी क्या? वहीं से तो ये बुनियाद पड़ी है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ज़ाहिर नाइब सदर थे PDM के, जब मौलाना साहब नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में राजा साहब से कंसर्न करना चाहिए था, उनसे नहीं मशवरा किया गया, उनके इल्म में लाए बगैर आपने उन्हीं की पार्टी को शो कॉज कर दिया। देखिए, आपके शायद इल्म में होगा क्या, बिलावल जरदारी साहब ने ये बारहा कहा है कि हम कोई बात नहीं करेंगे इमरान खान से, कोई गवर्नमेंट से बात नहीं होगी, कोई मामला तय नहीं होगी, और जो भी बातचीत होगी किसी से भी होगी वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगी, वो नहीं होगी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये कहा कि जो बाप से हमें वोट मिला है वो हमारे पार्टी के बाप ने दिलवाया है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल साहब के कहने पे। तो हम यही वजाहत चाहते थे कि जनाब आपने अगर PDM को ऑन बोर्ड लिया होता तो शायद PDM आपकी बात पे गौर फिक्र करती। आपने वजाहत किस हक से आपने मांगी? एक अलायंस में किसी जमात से क्या हक है आपको वजाहत मांगने का, शो कॉज करने का? इस हद तक हमारा हक है कि हमने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था यूसुफ रजा गिलानी साहब को, उसमें जहां दूसरे वोट थे वहां 80% वोट हमारे थे, 83% 83 MNAs हमारे थे जिन्होंने उनको वोट डाला था। तो हमें इतना तो आप इखलाकी इक़्तिदार है ना कि हम पूछ लें। हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई हमें वजाहत तो एक हद है ना, उससे पूछने का तो हमें हक है, तो फिर तो ये इत्तेहाद ना होगी। ठीक है, तो चौधरी साहब, ये ज़ाहिर नून लीग का मौक़िफ़ भी सामने ही है। वो तो कह रहे हैं हमने नहीं बुनियाद डाली इस PDM को तोड़ने की। अगर दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे तो ये डेडलॉक तो बरकरार रहेगा, फिर मुस्तकबिल क्या तारीख ही समझे PDM का? देखिए, वजाहत की जहाँ पे निहाल हाशमी साहब बात करते हैं, वजाहत करना, पहली तो बात यह है कि आज ही खबर आई है कि 5 या 6 जो सेनेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिए, उन्होंने अपना चेयरमैन सेनेट को एप्लीकेशन दे दी, हमारी सीटें अलग करें, हम नहीं हुकूमती के साथ बैठना चाहते।
तो वो इंडिपेंडेंट थे, कल भी आज भी इंडिपेंडेंट है। उनके सरबराह दिलावर खान है। दिलावर खान आज़ाद जीते, पहले नून लीग के साथ गए, फिर गवर्नमेंट के साथ गए, अब हमारे साथ आ गए हैं और वो अपोजिशन बेंचों पे बैठ गए हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे दुनिया की तारीख का कोई इतिहाद बता दे या मुझे पाकिस्तान की तारीख का इतिहाद बता दे जिसमें शो कॉज नोटिस दिए गए। ये अजीब ही तमाशा है इन्होंने जो खड़ा कर दिया है। कभी ऐसे होता है इतिहादों के अंदर? इतिहादों के सरबराहान जब बैठते हैं, कोई शिकायत भी ये तो वहां पे की जाती है। तो ये इस किस्म की कैफियत इन्होंने पैदा कर दी। ये तो हम बाकायदा तजलील महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारा हौसला है कि हम फिर भी अभी बैठे हुए, हमने कोई फौरी उस तरह से कोई जज्बाती होकर फैसला। पंजाब में जिस तरह सेनेट में इन लोगों ने आपस में सेटलमेंट की थी, उस पर जाहिर है उस पर फिर क्या आप इनको ये शो कॉज कर देते? आप भी इनसे वजाहत मांग सकते थे। आपने कभी इनसे वजाहत मांगी और वजाहत दी इन्होंने कि ये सेटलमेंट क्यों हुई थी? नहीं, देखिए, हमने नहीं किया। हमने आपस में जरूर डिस्कस किया कि इन्होंने ज्यादती किया है हमारे साथ, कमिटमेंट करके कि हम 23 वोट आपको देंगे जो हमारे 22-23 वोट ज्यादा थे। अब इन्होंने अचानक घर पे बुलाकर कहा कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। क्या मतलब है? किसको बोलेंगे? हमारे साथ हैं और परवेज लाई के 10 हैं, तो फिर परवेज लाई का बंदा जितवाया ना, वो तो पीडीएम में नहीं है। तो जो हमने बहुत सारे अब्बास अफरीदी को विड्रॉ नहीं कराया, हमने नहीं पूछा। मतलब हम नहीं इन चीजों में पढ़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये ले आए हैं उस बहस को, और अब देखें हमारा भी हो रहा है कि खत प्रिपेयर हो रहा है जो जाएगा इनको। ठीक है, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब, निहाल हाशमी साहब मौजूद थे और महसूस है तो पीपल्स पार्टी के दरमियान ये तलखी है, ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और एक दूसरे पर अब इल्ज़ामात की सियासत भी भरपूर हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज़ हरा दिया, आगे T20 सीरीज़ आनी है, लेकिन जब भी टीम जीतती है तो बहुत सारी खामियों पर पर्दा डल जाता है। उन खामियों को बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज़ तो 2-1 से हरा दी और आमतौर पर हमारे यहाँ होता यही है कि जब भी आप जीत जाते हैं तो आपकी खामियों पर पर्दा डल जाता है। ये वनडे सीरीज़ पाकिस्तान जीता, लेकिन किन हालात में जीता कि आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को उसके 6 टॉप क्लास प्लेयर्स की खिदमत हासिल नहीं थी। 5 प्लेयर्स IPL खेलने भारत चले गए थे और रूसी वैंडर ड्यूसन जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे काबिल एतमाद बल्लेबाज थे, वो अनफिट होकर इस सीरीज़ से आउट हो गए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतने में ज़रूर कामयाब हुआ। अब पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, फ़खर जमान, इमाम उल हक और बाबर आजम, उसके बाद चौथे और 5वें नंबर पर मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि पाकिस्तान के पास कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही नहीं था। ये तो टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैनों ने परफॉर्म किया और साउथ अफ्रीकन टीम कमज़ोर थी, तो पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतने में कामयाब रहा। आगे T20 सीरीज़ आनी है। वनडे सीरीज़ में जो गलतियां पाकिस्तान टीम कर चुकी है, सिलेक्शन के जो इश्यूज़ थे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और फिर आगे अब T20 सीरीज़ और फिर उससे आगे की तैयारियां पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्यों पाकिस्तान तैयार नहीं कर पा रहा, मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक की रिप्लेसमेंट आज तक पाकिस्तान को नहीं मिल सकी, तो आगे वर्ल्ड कप की तैयारियों में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये सीरीज़ तो हम जीत गए, 2 सेंचुरीज भी फ़खर जमान ने बना दी, उनकी वाह भी हो गई, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम कमज़ोर भी थी, पाकिस्तान की सिलेक्शन के भी इशूज़ थे, मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कोई एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं था, तो ये तमाम खामियों पर पर्दा पड़ गया फतह के बाद। मिर्ज़ा साहब कहते हैं ना कि जीत के कई बाप होते हैं अरबाब, और फतह जो होती है वो यतीम होती है। तो यहाँ पर चूंकि जीत गया है पाकिस्तान, इसलिए सारी खामियां जो है वो पाकिस्तान की छुप गई है। लेकिन अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बड़ा वल्नरेबल है। पाकिस्तान को वनडे में भी और T20 में भी मिडिल ऑर्डर में तजुर्बाकार बैट्समैनों की ज़रूरत है। इन्होंने हफीज़ को इंसिस्ट ही नहीं किया, हफीज़ इनके गुड बुक्स में शामिल नहीं है, वरना अगर वो T20 खेल रहे हैं तो वनडे भी खेल सकते थे। इसी तरीके से शुएब मलिक को इन्होंने लगता है कि राइट ऑफ कर दिया है। शुएब मलिक के जो बड़े तजुर्बाकार हैं, 1999 से खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, और दुनिया में शॉर्टर वर्जन की लीग्स में शुएब मलिक का बड़ा तजुर्बा है। लेकिन अब भारत में वर्ल्ड कप है अरबाब अक्टूबर में, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाह रहे हैं। मिसबाह उल हक के मंजूर नज़र आसिफ अली को मौका दिया
गया वो बुरी तरह से नाकाम रहे। इससे पहले मिसबाह उल हक के एक और मंजूर नज़र थे इफ्तिखार अहमद, वो भी बुरी तरीके से नाकाम रहे। तो ये पाकिस्तान की टीम है, इसका इंतखाब पसंद नापसंद के बजाय मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए। हारिस सुहेल को इन्होंने मिडिल ऑर्डर में नहीं रखा, हालांकि हारिस सुहेल जो है वो वनडे मैच में अपनी इनिंग ग्राफ्ट करते हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं, अगर इन्होंने इस फतह की खुशी में वो सारे मसाइल भुला दिए तो हमारे लिए आइंदा आने वाली मुश्किल होगी बहुत। लेकिन मिर्ज़ा साहब, हफीज़ ज़ाहिर है, हफीज़ और मलिक, शोएब मलिक क्योंकि अब उनकी एज भी तक 40 के करीब हो चुकी है, लेकिन मिसबाह उल हक खुद भी 40 साल से ज़्यादा होने के बाद भी खेलते रहे। इनकी उम्र उनके लिए मसला है या ये पसंद नापसंद का मसला है? हफीज़ का तो आज भी बयान आया कि वो वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सिलेक्टर्स के हाथ में, क्यों उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा जब आपके पास नौजवान रिप्लेसमेंट भी मौजूद नहीं है? दरअसल ये क्रिकेट बोर्ड जो है उसके दरमियान और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। आपको याद होगा इंग्लैंड के दौरे से कबल मोहम्मद हफीज़ का कोविड टेस्ट जो था वो नेगेटिव आया था, बाद में उन्होंने एक और लेबॉर्ट्री से करा के जब पॉजिटिव आया तो ट्वीट कर दिया, तो वहीं से उनके और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान खलीज पैदा होना शुरू हो गई। फिर उसके अलावा हफीज़ देखें, अभी जब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई एक दिन बाद में आए और इन्होंने उसको सेलेक्ट नहीं किया। ये तो मौके की तलाश में, वरना हफीज़ ने इंग्लैंड में भी रन्स किए, न्यूजीलैंड में भी रन्स किए। तो ये चाहते हैं कि हफीज़ से जान छुड़ाएं। मुझे लगता है मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस ये चाहते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को टीम में रखा जाए जो मिसबाह भाई और वक़ार भाई कहते रहे, जो बहुत जूनियर हो। हफीज़ और शोएब मलिक मिसबाह और वक़ार के साथ खेले, तो मेरे ख्याल में बुनियादी वजह मुझे यही लगती है कि इन दोनों को इसलिए नहीं रखना चाहते कि जो नए बच्चे होंगे उन पर उनका रोब भी ज़्यादा होगा, वक़ार का और मिसबाह का। और पुराने अगर दोनों कप्तान रह चुके हैं, हफीज़ भी शोएब मलिक भी, पुरानों को रखेंगे तो मुश्किल होगी। पसंद नापसंद का यहाँ अरबाब ज़्यादा दखल है। तो मिर्ज़ा साहब, इस तरह तो बैटिंग का जो पूरा दारोमदार है वो सिर्फ बाबर आजम पर ही है, और तीसरे वनडे में आपने भी ये चीज़ नोट की होगी कि वो आखिरी 7-8 ओवर्स में वो कितना स्ट्रगल कर रहे थे, स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे और उनसे कोई बाउंड्री नहीं लग पा रही थी। वो आखिरी 2-3 ओवर में वो तो हसन अली ने कुछ छक्के लगा दिए, उसमें बाबर आजम भी कामयाब हो गए जब मोमेंटम बन गया, लेकिन वो कितना स्ट्रगल कर रहे थे वो सबके सामने। वो अपने 94 रन तो उन्होंने किए, लेकिन वो टीम के किस काम के हैं कि अगर वो फिर आखिर में उसको कन्वर्ट ही ना कर सकें बड़े स्कोर में? देखें, इस वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 3 मेजर बैट्समैनों के साथ खेल रही थी। 302 रन बनाए फ़खर जमान ने, 2 सेंचुरियाँ, 232 रन बनाए बाबर आजम ने, 1 सेंचुरी थी, और 128 रन इमामुल हक ने स्कोर किए। तो जब आपके तीनों टॉप ऑर्डर्स पर आप रिलाय करेंगे तो मिडिल में यही होगा। आपकी बात सही है कि बाबर आजम को तेज़ खेलना चाहिए था, लेकिन गालिबन चूँकि हसन अली ने आकर सिर्फ 11 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल थे, इसलिए बॉब डाउन हो गए। लेकिन लोग यही कहते हैं कि बाबर आजम जब 100 कर लेते हैं या उसके नज़दीक आ जाते हैं, उनका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, उन्हें इसको इम्प्रूव करना होगा। हम लोग उन्हें विराट कोहली से तो मिला रहे हैं, अभी ओडीआई की नई रैंकिंग नहीं आई है, वो बुध को आएगी और उस रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1 होंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि वो मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और उन्हें अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। और मिर्ज़ा साहब, सरफराज अहमद का मुस्तकबिल क्या है? टीम के साथ वो होते हैं, सेकंड चॉइस विकेट कीपर होते हैं, लेकिन टीम में मौका नहीं मिल पाता। तीसरा वनडे उनको खिलाया गया, लेकिन लूज शॉट खेल के विकेट उन्होंने अपनी गंवा दी। कितना फ्रस्ट्रेटेड थे वो वापस जाते हुए, अंदाज़ा हो रहा था जिस तरह उन्होंने बैट अपने पैड पे मारा है खींच के। अब उनका मुस्तकबिल क्या है? उन्हें खिलाना है, नहीं खिलाना? टाइम क्यों उनका बर्बाद किया जा रहा है? देखें, सरफराज अहमद ने अरबाब 2007 में अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया था, फिर 2010 में वो पहला टेस्ट मैच खेले। अब उनको आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 14 बरस होने को आ रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड ये डिसाइड कर ले, अगर सरफराज को खिलाना है तो खिलाए, उसे क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह घुमा फिरा रहे। अब इस मैच में उसे मौका दिया, वो रन्स नहीं स्कोर कर सका। तो एक तरफ तो आप शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ को इसलिए नहीं लेते कि जनाब वो बड़े पुराने हो गए हैं, तजुर्बा बहुत है, उम्र ज़्यादा है, तो फिर सरफराज अहमद के हवाले से भी बोर्ड एक फ़ैसला कर ले। एक साबिक कप्तान है, खिलाना है तो उसे खिलाए, नहीं खिलाना तो किसी यंगस्टर को, रोहेल नज़ीर आ रहा है विकेट कीपर बैट्समैन, आप उसको मौका दे। इनकी सिलेक्शन पॉलिसी, टीम की सिलेक्शन की पॉलिसी मेरी समझ से बाहर है। और अब ये तो बच गए हैं क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका को 3-0 मार दिया। कल से T20 सीरीज शुरू हो रही है। 6 खिलाड़ी तो उनके पहले ही नहीं थे, कल से उनके कप्तान
टेम्बा बावूमा वो भी अनफिट हो गए। अब हेनरिक क्लासन कप्तानी करेंगे तो टीम उनकी कमज़ोर है और मुझे लग रहा है कि 4-0 पाकिस्तान मारेगा तो सारी खामियां छुप जाएंगी, फिर वाह हो जाएगी टीम मैनेजमेंट की और सब चीज़ें कारपेट के अंदर चली जाएंगी। सही। और मिर्ज़ा साहब, ये फ़खर जमान ने 2 सेंचुरियाँ की, वो बाद में उन्होंने बताया कि वो बैट मोहम्मद हफीज़ का था। मोहम्मद हफीज़ ये कह रहे हैं उसके बाद बड़ी टेलीफोन कॉल्स की, खिलाड़ियों की लाइनें लग गई, लोग उनसे वो बैट मांग रहे हैं। तो वो 1996 की शायद आफरीदी की वो सेंचुरी याद आ गई जो उन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी उस वक्त की बनाई थी। गालिबन वो सचिन तेंदुलकर का बैट था, वकार यूनुस के पास वो मौजूद था। तो वो अगर कुछ यादें आप ताज़ा कर सकें उस वाक़ये की तो। जी, वो 4 अक्टूबर 1996 को शाहिद आफरीदी ने अपना वनडे डेब्यू किया। 2 अक्टूबर 1996 को उसमें बारी नहीं आई और जब 4 अक्टूबर 1996 को उनकी बारी आई उसमें उनके बॉलर जो कुमार धर्मासेना आजकल अंपायरिंग कर रहे हैं वो थे, बेशुमार टॉप के बॉलर्स थे। तो 37 गेंदों पर वनडे क्रिकेट की उस वक्त की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी जो बनाई थी शाहिद आफरीदी ने, वो सचिन तेंदुलकर का बल्ला था जिन्होंने वकार यूनुस को दिया था कि इसको सियालकोट में रिपेयर करा लेना, मेरा बड़ा लकी बैट है। तो वही कहानी अब दोहराई गई, यहाँ लकी नहीं था, यहाँ हफीज़ का बल्ला था। फ़खर ज़मान देख के ना अरबाब, उन्होंने जो 6 सेंचुरियाँ वनडे इंटरनेशनल मैचों में बनाई है सारी के सारी पाकिस्तान से बाहर है। 2 जिम्बाब्वे में, अभी 2 साउथ अफ्रीका में, एक इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में और एक वो यादगार सेंचुरी 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ जो उन्होंने बनाई थी। तो फ़खर ज़मान को ये तो राइट ऑफ कर गए थे, इन्होंने तो उनको T20 टीम में भी नहीं रखा था, लेकिन अब मजबूर हो गए उनकी फॉर्म को देखते हुए। तो वही कहूँ कि बाबा आदम निराला है पाकिस्तान क्रिकेट का, कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ियों को खिलाते और जीत जाते हैं तो खुशी के शादियाने बजाते और हार जाते हैं तो छुप जाते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब, वो जिस तरह दोनों मैचों में फ़खर ज़मान भी आउट हुए, वो भी फिर वो खामी पर पर्दा डाल गया क्योंकि मैच जीत गए। दूसरा मैच तो ज़ाहिर हार गए, लेकिन ये तीसरा मैच जिस तरह वो ऐसा लगा उन्होंने खुद ही कैचिंग प्रैक्टिस कराई है विकेट कीपर को। अगर पाकिस्तान वो मैच हार जाता तो फिर फ़खर ज़मान पर बड़ी तनकीद होती कि अपनी सेंचुरी करके आउट हो गए, बहुत आसान कैच दे दिया और मैच पाकिस्तान हार गया। वो तो जीत गए तो फिर ज़ाहिर उस पर बात नहीं हो रही। लेकिन तनकीद अरबाब इसलिए नहीं होती कि भाई ऊपर के तो 3 ही प्लेयर्स रन कर रहे हैं, बाकी भी तो 11 खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, लेकिन आप उनकी 193 रन की इनिंग्स देखें कि तंदे तना एक मर्द मुजाहिद की जगह तरह वो पाकिस्तान को 342 के टारगेट की तरफ ले जा रहे थे। वो तो बदकिस्मती से वो रन आउट हो गए। लोगों ने बड़ी बातें बनाई लेकिन उन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो गलती उनकी अपनी थी। सही। और मिर्ज़ा, ये T20 सीरीज़ में साउथ अफ्रीका कोई सरप्राइज कर सकता है क्योंकि अब इस वक्त ज़ाहिर बहुत हल्की टीम है उनकी, आमतौर पर बड़ी मजबूत टीम हुआ करती है, या फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है? क्या अब रिजल्ट आप T20 सीरीज़ का देख रहे हैं? देखें, जब अभी साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था T20 सीरीज खेलने के लिए, लाहौर में जो 3 मैचेस खेले गए थे उनमें से एक मैच साउथ अफ्रीका जीता था। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें उसके टॉप के खिलाड़ी शामिल नहीं थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को साउथ अफ्रीका का दौरा करना था और टेस्ट सीरीज के बाद सारे खिलाड़ियों को रवाना हो जाना था। अब वही हेनरिक क्लासन है, बावूमा की जगह उन्हें कप्तानी दी गई है। वही लड़के हैं। प्रीटोरियस जो उनके बड़े अच्छे बॉलर थे वो मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए चांसेस हैं। 5 खिलाड़ी उनके IPL में चले गए। आपने शुरू में ही बताया रूसी वैंडर डूसन अनफिट हो गए, आज बावूमा भी अनफिट हो गए। तो चांसेस पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा है और T20 में हमारी टीम बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार। और ज़ाहिर है जब आसानी से पाकिस्तानी टीम कमज़ोर टीम के खिलाफ जीत जाती है तो फिर बहुत सारी खामियों पर पर्दा डल जाता है। लेकिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो वनडे सीरीज़ रही उसमें कई खामियां भी टीम की ख़ास तौर पर सिलेक्शन की सामने आईं। और एक बहुत बड़ा सवाल मुस्तकबिल के लिए कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक की रिप्लेसमेंट पाकिस्तान तैयार नहीं कर पा रहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूनुस खान और मिसबाहुल हक की रिप्लेसमेंट टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को नहीं मिल सकी है। तो ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं जो हम बार बार पूछते रहेंगे, उठाते रहेंगे ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट को मुस्तकबिल में बेहतर किया जा सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।